Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue our chapter 13 magnetic effects of electric current. Previous videos में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करती है it gives birth to the phenomena of magnetism. So easily we can say that electricity whenever flows through a conductor gives birth to magnetism. Since physics is always symmetrical, so we want to inquire here, is the vice versa possible or not? क्या magnetism electricity को birth दे सकता है कि नहीं? The answer is yes, and this was found by a practical physics scientist Michael Faraday. He was merely a worker in the book binding shop where he used to bind many books in a day. और वहाँ पे उसको जितनी भी साइंस बुक्स थी उनको पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी होती थी. देन देयर वाज अनदर फेमस साइंटिस्ट जिसकी लेबोरेटरी में माइकल फैराडे को काम करने का मौका मिला. और आफ्टर द Hans Christian Ørsted experiment which states that electricity can give birth to magnetism, he was very curious to know whether magnetism can produce electricity or not. So he conducted a series of experiments. The experiments with a single coil and the experiment with two coils. We are going to discuss that soon. और वहां से उन्होंने ये establish किया that yes, magnetism can produce electricity. And this phenomena in which magnetism can produce electricity is known as electromagnetic induction. So simply you can say that when electricity is produced with the phenomena of magnetism, it is known as electromagnetic induction. Experimental details में चलते हैं जो माइकल फैराडे ने किए थे. The first experiment is quite simple. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि अगर हम एक हॉलो पेपर ट्यूब ले लेते हैं, यहाँ पे कार्डबोर्ड ट्यूब ले लेते हैं, कोई भी हॉलो पाइप ले लेते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक हो, इसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग चढ़ा देते हैं. वी नो दिस एज सोलेनॉइड. और इसके साथ नीचे एक डिवाइस अटैच किया है मैंने. इसको मैग्नेटिक कंपास के साथ कंफ्यूज मत कर देना. यहाँ पे सिंपल मैंने इसका लिखा है G. दिस इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने सिंबल्स जब पढ़े थे, वी स्टडीड दैट गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है वो G होता है. थोड़ा और बता दूं गैल्वेनोमीटर के बारे में. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, स्मॉल करंट्स इन ए सर्किट. जैसे वो इलेक्ट्रिशियन के पास एक टेस्ट पिन होता है जिसमें बल्ब लगा होता है, वो चेक करता है कि किसी पर्टिकुलर वायर में करंट है कि नहीं. तो लैब में जो स्मॉल करंट्स हैं उनको चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में मिडल पे होती है, जीरो पे. और जब भी उसमें कोई करंट पास करेगा तो ये नीडल ईदर टू लेफ्ट और टू राइट की तरफ जाती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. तो यहां पे मैं करंट को ही चेक करना चाहता हूं कि वो पैदा हो रहा है कि नहीं. तो मैंने यहां पे सर्किट के साथ क्या अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर. नाउ आई टुक अ बार मैग्नेट, पर्टिकुलरली नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. साउथ पोल से भी करेंगे बाद में. इस नॉर्थ पोल को मैं क्या करता हूं, मूव करवाता हूं किस तरफ, टूवर्ड्स द कॉइल. व्हाट डू आई सी, as I started moving the magnet towards the coil, the galvanometer gives a sudden deflection. galvanometer यहाँ पे फटाफट से डिफ्लेक्शन देता है, राइट. और जैसे ही मैं इसको वापस पीछे की तरफ खींचता हूं, galvanometer अगेन डिफ्लेक्शन देता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ध्यान से समझना, जब नॉर्थ पोल को अंदर लेके जा रहा था galvanometer, टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहा था, galvanometer ने डिफ्लेक्शन दिया. सपोज कर लो कि इस तरफ को दिया. लेट्स से ये नीडल किस तरफ को हो गई, इस तरफ को हो गई. हम सपोज कर रहे हैं खाली इसको, हमें नहीं पता, ठीक है. इस तरफ चलेगी पर एक तरफ तो जाएगी पक्का, इधर दिस साइड और टू दैट साइड. हमने इस साइड सपोज कर लिया. अभी जब मैग्नेट को बाहर की तरफ उससे अवे पुश किया तो यही जो नीडल थी अब ये इस तरफ हो गई. तो पहली बात तो ये पता चलती है कि नीडल का डिफ्लेक्ट होना इस बात को इंश्योर करता है कि जब मैं मैग्नेट मूव करवा रहा था इस सर्किट के अंदर, इस कॉइल के अंदर कोई करंट पैदा हुआ था जो कि इस गैल्वेनोमीटर ने
डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या करता हूं कि मैग्नेट को स्टेशनरी कर लेता हूं, रोक लेता हूं, यहां पे आके रेस्ट पे कर लेता हूं। तब मैं क्या देखता हूं कि मैं चाहे जितनी देर मर्जी मैग्नेट को यहां पे स्टेशनरी रखूं, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे ही रहती है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट? तो पहली बात यहां से क्लियर हो जाती है कि मैग्नेट का रिलेटिव मोशन ही करंट पैदा करेगा। क्या मैग्नेट का, अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी करके कॉइल को मूव करवाऊं तब भी सेम फिनोमेना होता है। अच्छा, नॉर्थ पोल की बजाय यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं साउथ पोल के साथ करूं तो क्या होगा? अगेन डिफ्लेक्शन आएगी जब मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा या दूर लेके जाऊंगा, बट पिछले बार से अपोजिट सेंस में। मतलब अगर नॉर्थ पोल को करीब लाने से नीडल इधर जा रही थी टू दिस साइड, तो साउथ पोल को करीब लाने से नीडल उस तरफ जाएगी। मियरली द चेंज ऑफ डायरेक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहां से तीन बातें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, अगर मैग्नेट जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, या कॉइल मूव करेगी टूवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, एक करंट प्रोड्यूस होने वाला है, राइट? दूसरी बात, अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जितनी तेजी से मैग्नेट मूव करवाऊंगा, जितनी स्पीड मैग्नेट मूव करवाने की होगी, उतनी ही क्विक यहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगी, मतलब उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सीधी सी बात है, ठीक है? दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन हैज बीन केप्ट सेम एज कॉइल 2। यहां पे मैंने उसी सेम कोर पे एक और कॉइल अटैच कर दी, विच आई एम लेबलिंग हियर एज कॉइल 1। तो कॉइल 1 में सिंपली ज्यादा टर्न्स है थोड़ी सी। यहां पे मैंने इसके साथ एक बैटरी अटैच कर दी है और साथ में एक टैप की अटैच कर दी है। टैप की इज जस्ट लाइक, जैसे आप किसी के घर पे जाते हो तो बाहर से जो डोरबेल बजाते हो, कभी काम करती है वो जब आप उसको टैप करते हो। सो दैट्स काइंड ऑफ अ टैप की, राइट हियर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया कॉइल 1 के साथ। मैं क्या करता हूं, टैप की को प्रेस करता हूं, सर्किट कंप्लीट होगा, इसमें करंट जाएगा इस कॉइल के अंदर। और हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ये कॉइल मैग्नेट जैसा ही काम कर रही है। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के जैसा होता है। तो मैं जैसे ही की टैप करता हूं यहां पे, आई सी अ सडन डिफ्लेक्शन। फिर जब मैं टैप करके रखता हूं कॉन्टिन्यूसली, आई सॉ नो डिफ्लेक्शन। फिर जब मैं हाथ हटाता हूं, मतलब ये सर्किट खत्म होने वाला होता है, करंट खत्म होने वाला होता है, अगेन आई सी द डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट मैनर। आराम से समझते हैं, की टैप की, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, सपोज कर लो किस तरफ करेगा, सपोज कर लो इस तरफ करेगा, दैट साइड, मिडल से दैट साइड करेगा डिफ्लेक्ट। अभी की दबा के रखते हैं तो डिफ्लेक्ट करने के बाद एकदम से वापस जीरो पे आ जाएगा। एक बार डिफ्लेक्ट करके दबा के रखता हूं तो जीरो पे ही रहता है। फिर जब इसको की को छोड़ देता हूं तो नीडल अगेन डिफ्लेक्ट करती है, किस तरफ? इन अपोजिट मैनर। क्या पता क्या चल रहा है यहां से ये पता चल रहा है कि पहली बात तो जो काम यहां पे ये मैग्नेट कर रही थी, दिस बार मैग्नेट, वही काम यहां पे कॉइल 1 कर रही है। एक्चुअली बार मैग्नेट और कॉइल 1 दोनों क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। और मैग्नेटिक फील्ड की इमेजिनेशन हम कैसे करते हैं? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट और कॉइल 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे थे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस कॉइल के साथ या यहां पे इस कॉइल के साथ इंटरैक्ट कर रही थी तो उस कॉइल में एक पोटेंशियल पैदा कर रही थी, वो एक वोल्टेज पैदा कर रही थी। और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से हमने सीखा है कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस कंडक्टर में क्या फ्लो करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा। दैट करंट हियर इन दिस केस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। आराम से समझते हैं इसको एक फ्लो के थ्रू। मैग्नेट का रिलेटिव मोशन हुआ या की टैप करने से, रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव का मतलब है कि या तो इसको रेस्ट पे रखो, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको मूव करवाओ, या इसको रेस्ट पे रखो, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको मूव करवाओ। विद रिस्पेक्ट टू के लिए रिलेटिव आया है।
या तो रिलेटिव मोशन होगा या की टैप होगा। दोनों ही काम करने से एक चीज होगी, क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है। इस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। द वर्ड इंड्यूस्ड ओनली मींस, यहां पे हमने ये जो वोल्टेज या करंट पैदा किए हैं ये मैग्नेटिज्म की हेल्प से किए हैं। वो मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेट ने दिया या यहां पे इस कॉइल 1 ने, इस सोलेनॉइड ने दिया। सो द फिनोमेना इज क्वाइट सिंपल। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इंड्यूस्ड करंट पैदा करने की प्रोसेस को, फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। दिस वाज फाउंड बाय माइकल फैराडे। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन पता लगानी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि अगर मोशन की डायरेक्शन बदलती है तो करंट की डायरेक्शन भी बदलती है, ठीक है। या मैग्नेट की डायरेक्शन बदलती है, यहां पे मोशन की साउथ नॉर्थ या करीब आना या दूर जाना, तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो करंट को हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं विद वन वेरी सिंपल रूल नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की डेफिनेशन और इसकी इंटरप्रिटेशन लगभग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसी है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। बट यहां पे फर्क पहला तो ये है कि वहां पे लेफ्ट हैंड यूज करते थे और यहां पे राइट हैंड यूज करेंगे। दूसरा यहां पे डिफरेंस ये है कि अगेन यहां पे जो पता चलता था वो मोशन के बारे में पता चलता था बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब। यहां पे ये जो मिडल फिंगर है इसकी हेल्प से करंट की डायरेक्शन पता चलेगी, तो इसलिए इसको मोटर रूल भी कहते थे। अच्छा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना का यूज हम करते हैं जनरेटर की डेवलपमेंट में। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। अक्सर हम घरों में यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाए। आपने कई शॉप्स के बाहर रेड कलर के एक बॉक्सेस देखे होंगे, दोज आर आल्सो जनरेटर्स बट आर ऑफ ए डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसलिए इसको कई बार डायनमो रूल भी बोल देते हैं। यस, डायनमो इज द सेम थिंग दैट वी यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स और वी यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। वहां पे टर्बाइंस होती हैं बड़ी बड़ी जो घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो इसको मोटर रूल बोल देते हैं और इसको डायनमो रूल बोल देते हैं। तो ये 2-3 इसमें डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। स्ट्रेच योर थंब, first finger and middle finger of the right hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the thumb represents the direction of motion, the first finger represents the direction of magnetic field, the middle finger gives the direction of induced current. So this is quite similar with the Fleming's left hand rule but with a few exceptions जो कि हमने यहाँ पे explain कर दी है। तो इसके आगे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी मैं दोनों आपको टाइप समझाऊंगा क्या है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। तो अगला डिवाइस हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है इसमें कि जो जनरेटर है वो आगे एक छोटे से डीजल इंजन के साथ जुड़ा होता है। हम उसमें डीजल डालते हैं, वो इंजन रोटेट होना शुरू होता है और वो किसको रोटेट करवाता है? जनरेटर को। तो जनरेटर को इनपुट क्या मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी की, मशीन की एनर्जी मिल रही है उसे, और उससे आउटपुट क्या ले रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जिससे हम अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज, यहाँ सब पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसकी। अच्छा, फिर आगे पूछ सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल बताया था मैंने क्या होता है, PLE वाला सिद्धांत या वो फैक्ट जिसके ऊपर कोई मशीन बेस्ड होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जैसे ही किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो उस कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। उस करंट की डायरेक्शन हम किससे बताएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बताएंगे। तो यहां पे हम इसके अभी डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स इसके जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स देखे थे, कुछ कुछ वैसे ही हैं, छोटा सा एक चेंज है। अच्छा, एनएस यहां पे क्या है, फील्ड मैग्नेट्स हैं एज प्रीवियस, राइट। ये लेट मी गिव इट अ नेम, I'll call it A, B, C, D. ABCD is an armature coil wound over the soft iron core, ठीक है। यहां पे B1, B2 क्या है, कार्बन ब्रशेज हैं, और R1, R2 क्या है, स्लिप रिंग्स हैं। They just slip over the brushes. ब्रशेज जो हैं वो टच करते हैं उसको, राइट। Just like this, if this is a brush and this is something, तो ये इसके ऊपर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, मैंने कोई ना कोई डिवाइस कनेक्ट किया है जनरेटर से। इट मे बी एनीथिंग, अ रेफ्रिजरेटर, एन एयर कंडीशनर और द सप्लाई ऑफ योर हाउस, एनीथिंग, राइट। यहाँ पे अभी मैंने इस चीज को बहुत क्लैरिटी से समझाने के लिए दो डिफरेंट तरह के कलर्स यूज किए हैं। जो ए बी आर्म है इस कॉइल की, that I have drawn with yellow, और जो CD arm है that I have drawn with orange। तो ये कलर्स दिमाग में रख के आप इसकी वर्किंग को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जो येलो आर्म है वो येलो रिंग के साथ ही कनेक्टेड है, जो ऑरेंज कलर से ड्रॉन है आर्म वो ऑरेंज रिंग के साथ ही कनेक्टेड है। सो वेरी सिंपली सून वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर। राइट हैंड रूल सबको याद होगा फ्लेमिंग का। चलो, नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स रखी हुई हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी। बहुत इजी है वर्किंग। डायग्राम्स बेटा यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी के साथ मैच करोगे तो मैंने वो नहीं बनाई है, बिकॉज वहां से वर्किंग की क्लैरिटी उतनी नहीं हो पाती है जितनी इन डायग्राम से हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, मैं इस कॉइल को जो कि ऐसे रखी गई है, think my hand as the coil, this side A, this side B, this side C and this side D। तो अब मैं इसको ना ऐसे घुमाने वाला हूं, just like this, look at the motion of my hand। तो जो AB आर्म है वो बाहर को आएगी, जो CD आर्म है वो अंदर को जाने वाली है, remember this। तो इसलिए मैंने एक्सल की डायरेक्शन पे एरो वैसे ही मार्क किया, just like this। अगर आप नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो AB आर्म आउटवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है। जरा राइट हैंड थंब रूल पे आ जाओ, अप्लाई कर दिया ये। look at the direction of the thumb, it is towards you, means AB side is coming out। और ये वाली फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। look at this finger, middle finger, it is going up। मतलब जो करंट है AB में A से B जाएगा, am I right? अब आ जाओ CD पे, सेम रूल लगाओ। CD आर्म जो है वो अंदर को जा रही है, सो जो हाथ ऐसे था AB के लिए वो ऐसे हो जाएगा, बिकॉज द थंब मस्ट पॉइंट इनवर्ड्स, आपसे अवे। तो ये फिंगर किधर को है मेरी, नीचे को। अगर नीचे को है तो इसमें करंट कैसे आएगा, C2D। सो यहां से करंट का फ्लो ध्यान से देखो, अगर ये करंट C2D आ रहा है तो ये ऑरेंज लाइन से उतरता हुआ, ये जो ऑरेंज लाइन इस येलो रिंग में से पास कर रही है, इसको बिना टच किए हुए पास कर रही है। रिमेंबर दिस, द ऑरेंज लाइन हैज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द येलो रिंग। तो ये आ गई यहां पे। अब B2 ब्रश से बाहर होते हुए डिवाइस में से फ्लो करते हुए B1 ब्रश से अंदर एंटर करेगी और इस तरह से ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। लुक एट द मोशन ऑफ माय हैंड, दिस इज इन सिंक विद द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर, या करंट की, ठीक है, करंट की डायरेक्शन की जैसे दिखा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, अभी क्या हो गया, ये जो ABCD था कॉइल, ये रोटेट हो गया, मतलब ऐसे आ गया आपके सामने। AB उस तरफ चली गई, CD घूम के इस तरफ आ गई, मींस दिस। इसको मैं लेबल कर दूं, ये CD आर्म इस तरफ आ चुकी है और जो AB आर्म है वो उस तरफ चली गई। अच्छा, इनिशियली हमने क्या देखा था, AB बाहर आ रही थी, CD अंदर जा रही थी। तो AB में करंट A से B था, CD में करंट C से D था। अभी
उसी मैनर में घूमता है ना जनरेटर, तो आपने घूमते हुए देखा होगा, वो तो एक ही मैनर में घूमता रहता है, ऐसे थोड़ी है कि पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, इट गोज ऑन इन सेम फैशन। तो इसको अगर कॉन्टिन्यूसली घूमना है तो जो सीडी पहले अंदर को जा रही थी, इस केस में किधर को आएगी, बाहर को। अगर ये बाहर को आएगी तो करंट इसमें पहले अगर C2D था, अब क्या हो जाएगा D2C, वही रूल से बाहर को आ रही है सीडी, फील्ड उधर को है, करंट ऊपर को। इन द सेम मैनर इट गोज इन AB, और उसमें कैसे जाएगा, क्योंकि AB पहले बाहर को आ रही थी, अभी AB को किधर को जाना है, अंदर को, टू कंटिन्यू द रोटेशन। अब इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे। अब AB में जरा ये करंट देखो, नीचे उतरेगा येलो लाइन से, येलो रिंग में दौड़ेगा और ब्रश B1 से होता हुआ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आउटपुट से, और ब्रश B2 के जरिए ये ऑरेंज रिंग में एंटर करके वापस C2D। सो द मोशन ऑफ द करंट इज लाइक दिस। कंपेयर दीज टू डायग्राम्स, दैट्स योर डिवाइस। एक बार डिवाइस में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरी बार डिवाइस में करंट ऐसे जा रहा है, और ये हुआ कब, कब हुआ ये, हाफ रोटेशन के बाद। कब हुआ, हाफ रोटेशन के बाद। उसके बाद फिर से AB आर्म इधर आ जाएगी तो यही केस आ गया, उसके बाद फिर आधा घूमेगी तो वो केस चला गया। हर एक 180 डिग्री हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, थ्रू द डिवाइस चेंज हो रही है, एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज कर जाए, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेंज करते जाना पोलैरिटी अपनी। तो इसीलिए यहां पे इस इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम AC जनरेटर भी बोल देते हैं, राइट। व्हाट इज AC, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्योंकि यहां पे करंट की डायरेक्शन थ्रू द डिवाइस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, तो ये जो AC जनरेटर है ये तो करंट की डायरेक्शन को अल्टरनेट करके भेजता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। अगर बाय चांस मुझे यहाँ पे करंट की जो आउटपुट है वो एक जैसी चाहिए हो तो क्या होने वाला है, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट मी शो यू हाउ। तो अगर अभी हमें जनरेटर से जो करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लेना है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट DC हियर, डायरेक्ट करंट जो एक ही मैनर में फ्लो करता है, तो वो कैसे करेंगे, जनरेटर के अंदर छोटा सा चेंज करेंगे। यू कैन कंपेयर दीज डायग्राम विद द प्रीवियस डायग्राम्स। यहां पे हमने स्लिप रिंग्स लगाई थी पहले, अभी मैं स्लिप रिंग की बजाय एक कंप्लीट रिंग को अगर बीच में से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, ऐसे दो C शेप्ड रिंग बन जाती हैं, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो यहां पे मैंने फॉर द इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए स्प्लिट रिंग्स को भी कलर्ड ही बनाया है। मींस दिस स्प्लिट रिंग R1 इज कनेक्टेड टू AB साइड एंड दिस स्प्लिट रिंग R2 इज कनेक्टेड विद द CD साइड। अभी ध्यान से देखते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे पहले AB को बाहर और CD को अंदर भेजा था, सेम मैनर में कंटिन्यू करेंगे। AB बाहर को आएगा, CD अंदर को। तो AB के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए अगर करंट देखा जाए तो वो किधर जाएगा, A to B जाएगा और फिर B to C जाएगा। देन CD में अगर फिर से रूल लगा के देखें तो C to D जाएगा, और ये रिंग R2 और ब्रश B2 से होता हुआ डिवाइस के अंदर इस तरह से इस मैनर में पास करके वापस ब्रश B1 रिंग R1 से होता हुआ सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो AB साइड है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो CD साइड है वो इस तरफ आ जाएगी, लाइक इन दिस डायग्राम। अभी अगर इसके ऊपर रूल लगाएं तो जो CD पहले अंदर को जा रहा था वही CD बाहर को आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो करंट है वो D से C और वापस इधर में B2A, और करंट जो है ब्रश B2 से होता हुआ डिवाइस के अंदर उसी मैनर में पास करेगा जिस मैनर से प्रीवियसली पास कर रहा था। सो लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन।
even after every half rotation the current through the device goes in the same direction. This is kind of current we call DC. इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और ऐसे जनरेटर को कौन सा जनरेटर बोलते हैं? डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो यहां पे हमने एक चेंज क्या किया, वी यूज स्प्लिट रिंग्स इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स, राइट? एंड हियर द ब्रशेस आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द रिंग्स सो दैट द करंट फ्लोज इन द सेम मैनर। और ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। तो अभी बेटा आपको एसी और डीसी का फर्क भी समझ आ गया होगा जनरेटर के साथ साथ। फटाफट से एक बार मैं लिस्ट कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जनरेटर समझ लिया, अभी एक बार एसी और डीसी देख लें। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसकी पोलैरिटी चेंज करती रहे। मतलब अगर कुछ टाइम के लिए इधर से उधर जा रहा है तो उस देर के बाद उधर से इधर आ जाना चाहिए, फिर उधर से इधर। अपने इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है अपने को घर पे, उसकी जो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, चेंज होने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज के मायने यहाँ पे क्या है? देखो बेटा, अगर मैं एक अल्टरनेटिंग वेव को ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरह से होती है। इफ आई कंसिडर द अपसाइड पोर्शन एज पॉजिटिव तो डाउन साइड क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब एक कंप्लीट वेव में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो 50 वेव्स में, 50 हर्ट्ज में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होगी? 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होगी। कितनी? 100 टाइम्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इफ आई कंसिडर दिस टर्मिनल एज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल एज नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आफ्टर 1/100 सेकेंड ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर करंट इधर से इधर जाएगा, देन फ्रॉम दिस साइड, देन फ्रॉम दिस साइड। तो इस तरह से एसी के अंदर आपके जो टर्मिनल्स होते हैं वो फिक्स नहीं रहते, दे गो ऑन चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। Positive becomes negative, negative becomes positive after every 1/100 second in case of India. If we talk about other countries like America, वहां पे ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, राइट? अच्छा, दूसरा आ जाता है डीसी। डीसी में जो पोलैरिटी है वो सेम रहती है, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और इसको अगर हमें ड्रॉ करना हो ग्राफ पे तो हम सिंपली इसको इस मैनर से शो कर देते हैं, जिसमें इस तरफ तो टाइम होता है और इस तरफ क्या होता है? वोल्टेज और करंट, राइट? एक और फर्क है बेटा, ये जो एसी है मैंने आपको अभी बताया कि आपके घरों में ये सप्लाई होता है। करंट प्रोड्यूस कौन करते हैं? पावर हाउसेस, पावर जनरेशन हाउसेस। तो व्हाई ओनली एसी, व्हाई नॉट डीसी? एसी को ही क्यों ट्रांसमिट किया जाता है? या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसको दूर दूर तक ट्रांसमिट करने में जो नुकसान होता है, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, वो कम होता है। जबकि डीसी के साथ यही लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एसी क्यों यूज करते हैं, यू विल सिंपली स्टेट द रीजन, बिकॉज वी come across less energy losses in case of AC. That is why we use alternating current for long distance transmission. Well, that's all about today's lecture. Thank you. Stay tuned. अगले वीडियो में हम इससे अगले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे।